भाई है। हेलो माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, ये नारे से गूंज उठा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पनवेल। आदाब, मैं सलमा कच्छी, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है। ऐसा ही आंदोलन पनवेल छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर भी हुआ। बहुजन मुक्ति मोर्चा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, एमीम, ये सभी पार्टियों ने मिलकर पनवेल तहसीलदार ऑफिस में जाकर निवेदन दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर AR सैयद, मनोज महाले, प्रवीण पाटिल, आसिम पटेल, संजय घरत और कई बहुजन मुक्ति पार्टी के लीडर थे और उनके भाषण भी हुए। अपने भाषण में श्री मनोज महाले जी ने कहा कि हज़रत टीपू सुल्तान छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और सभी महापुरुष हमारी प्रेरणा हैं। इनके खिलाफ बोला हुआ सहन नहीं किया जाएगा। हमारी टीम महाराष्ट्र मित्र की एक खास रिपोर्ट। मुस्लिम हमारा भाई है। हेलो माणूस बामणाच्या विरोधात असेल तरच बदनामी होते। 2003ला जेम्स लेनच्या माध्यमातून जिजाऊंची बदनामी केली, कारण जिजाऊंनी बामणी व्यवस्था लाताडली, सती जायला नाकार दिला आणि छत्रपती शिवराय घडवले। जिजाऊची बदनामी केली 2003। त्याच्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं पितृत्व त्याच्यावर शंका उपस्थित केली, त्यांची बदनामी केली। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देखील बामणं कापल्याचा इतिहास आहे। कृष्ण भास्कर कुलकर्णी कापला ना, कापला होता का नाही? इतिहास माहिती आहे का नाही तुम्हाला? आम्हाला काय सांगितलं जातं? आम्हाला सांगितलं जातं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाचा कोथळा काढला। अरे काढला, बरोबर आहे, पण काढल्याच्या नंतर पण काहीतरी घडलं ना। कोथळा काढल्याबरोबर त्या ठिकाणी अफजल खानाचा जो वकील होता, अफजल खानाचा वकील, त्याचं नाव कृष्णा भास्कर, इतिहासात त्यांनी लिहिल्यामुळं कृष्णा भास्कर लिहिलंय। तो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी होता इतिहासात। कृष्णाजी भास्कर, तो कृष्णाजी भास्कर जो आहे तो कुलकर्णी होता। त्या कुलकर्ण्याने अफजल खानाची तलवार उचलली, छत्रपती शिवाजी महाराजांवर वार केला। पहिला वार इथं झाला, इथं वार झाल्याबरोबर इथून रक्त गडगडत शिवाजी महाराजांच्या डोळ्यासमोर आलं। त्यावेळेला शिवाजी महाराजांनी कुलकर्ण्याला सल्ला दिला की पंत, वार झालाय पण इथून पुढे सहन करणार नाही, आता करू नका। त्यावेळेला ब्रह्महत्या पाप मानलं जायचं। त्यावेळेला ब्रह्महत्या म्हणजे बामणाला मारणं। आता आपण संविधानाच्या राज्यात आहोत ना, चौकात उभं राहून बामणाला शिव्या घालतो, चौकात उभं राहून। त्यावेळेला मात्र तसं नव्हतं। त्यावेळेला काय होतं? ब्रह्महत्या पाप होतं। तरी शिवाजी महाराजांनी एक ताकीद दिली आणि ताकीद देऊन ऐकलं नाही। मग शिवाजी महाराजांनी एका कुलकर्णीचे 2 कुलकर्णीचे जागा असा उभा कापला। आता कुलकर्णीला कापल्याच्या नंतर या लढाईमध्ये, या लढाईचं इतकं जवळचं नातं माझं काय ते पण सांगतो तुम्हाला। या लढाईशी, अफजल खानाच्या वधाशी माझं जवळचं नातं काय ते सांगतोय, कारण या लढाईत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अंगरक्षक जे होते ते माझे पूर्वज होते, शिवाजी महाले। आता शिवाजी महालेंचा वंशज इथं बोलतोय, हजरत टिपू सुलतान महाराज आमचे, हजरत टिपू सुलतान महाराज आमचे। आणि छत्रपती शिवरायांकडनं प्रेरणा घेऊन सगळं राज्य निर्माण केलं होतं। टिपू सुलतानाचे वडील हैदर अली, जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वेगळा विचार केला, स्वतःचं राज्य निर्माण करण्यासाठी जंग पछाडलं, त्याच पद्धतीनं हैदर अलीनं आपली अख्खी हयात जी आहे ते स्वतःचं राज्य निर्माण करण्यासाठी घालवली आणि ते राज्य निर्माण झाल्याच्या नंतर त्याचा बादशाह बनला टिपू सुलतान। हा इतिहास आहे। बामणांनी शिवाजी महाराजांची बदनामी केली। अलीकडच्या काळामध्ये, काल परवाची गोष्ट आहे, कुबेर नावाचा गिरीश कुबेर, जो लोकसत्ताचा संपादक आहे, त्या आरामखोरानं त्याच्या पुस्तकात संभाजी महाराजांची बदनामी केली। त्या पुस्तकात लिहिलं की संभाजी महाराज जे यांनी स्वतःच्या आईचा खून केला, त्याचं तोंड काळं केलं आमच्या कार्यकर्त्यांनी। संभाजी
संभाजीनगरचे आमचे सतीश काळे जे आहेत त्यांनी नाशिकला जाऊन त्याला पकडलं आणि तोंड काळं केलं. आता फक्त सध्या संविधानिक मार्गानं तोंड काळं करता येतं एवढाच अधिकार आमच्याकडे आहे. संविधानाच्या चौकटीत राहतोय त्याच्यामुळं. जर का संविधानाची चौकट नसती तर तोंड आम्हाला निळं पण करता येतं, हिरवं पण करता येतं, लाल पण करता येतं. सध्या काळं करण्याची परमिशन आहे म्हणून काळं केलं, म्हणून काळं केलं. त्यांनी संभाजी महाराजांची बदनामी केली. का केली? संभाजी महाराजांनी बामणाला हत्तीच्या पायाखाली दिलं. इतिहास आहे. का दिलं? कारण बामणांनी संभाजी महाराजांना मारण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. हा इतिहास आहे. हा इतिहास आम्ही आता शिकायला लागलो कारण ही आमची पहिली पिढी आहे. ही आमची पहिली पिढी आहे जिला वाचण्या लिहिण्याचा प्रॉपर एज्युकेशन घेऊन काहीतरी विचार करण्याची संधी भेटली. आमची मागची पिढी जी होती ना आमच्या वडिलांची, त्या लोकांच्या समोर पाठीमागं 18-20 दारिद्र्य होतं. जसं शिकलं कोण मास्तर झाला, जसं शिकलं कोण पोस्टमन झाला, जसं शिकलं कोण कंडक्टर झाला. त्या लोकांना एवढा विचार करायला वेळ नव्हती. पण त्याच मास्तरानं, त्याच कंडक्टरनं, त्याच माणसानं, शिपायानं आमच्यासारख्या लोकांना घडवलं. त्यांच्या पोरांना एज्युकेट केलं आणि एज्युकेट केल्याच्या नंतर आमचे डोळे उघडले. आम्ही पण आधी तेच होतो. मम म्हणा, डोळ्याला पाणी लावा, लावायचं माहीत नाही पण लावत होतो आम्ही. पण जसं या आंदोलनाच्या संपर्कात आलो, जसं माननीय वामन मेश्राम साहेबांचे भाषण ऐकायला सुरुवात केली, जसं बहुजन क्रांती मोर्चाची, भारत मुक्ती मोर्चाची विचारधारा आमच्यापर्यंत पोचली, तसं आम्ही लोक जे आहेत आमचे डोळे उघडले. आणि नुसतेच उघडले नाही, डोळ्याच्या समोर भिंग धरले. भिंग माहिती नाही, मॅग्निफायर असे भिंग धरले आणि इतिहासाची पुस्तकं चाळायला सुरुवात केली. आणि ज्यावेळेला इतिहासाची पुस्तकं आम्ही चाळायला लागलो साथी हो, त्यावेळेला आम्हाला कळलं की आमच्याशी किती बदमाशी केली गेली, आमच्याशी किती बदमाशी केली गेली हे आम्हाला कळलं. आणि त्या बदमाशीच्या विरोधात आंदोलन आहे. आजचं आंदोलन जे आहे ते त्या बदमाशीच्या विरोधात आहे. ही बदमाशी आहे. देवेंद्र फडणवीस जे बोलले एकच वाक्य बोलले, पण अख्ख्या महाराष्ट्राला धंद्याला लावले. देवेंद्र फडणवीस एकच वाक्य बोलला पण अख्ख्या महाराष्ट्राला धंद्याला लावलं. का? कारण मुख्य मुद्द्यावरनं लक्ष आठवा. RSS आणि बामनं कुठलीच गोष्ट विदाऊट प्लॅनिंग करत नाही, लक्षात घ्या. देवेंद्र फडणवीस जे आहे ते सहज बोलले असं नाही, प्लॅन असतो त्यांचा. काय बोलायचं, त्याच्यावरती काय प्रतिक्रिया येईल आणि कोणते विषय झाकले जातील. आमच्या लोकांनी हे देखील समजून घेतलं पाहिजे. बाकीच्या विषयावरनं लक्ष जे आहे ते विचलित करण्यासाठी त्यांनी या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या बोललेल्या आहेत. आणि बोलत असताना त्यांना असं वाटलं होतं की टिपू सुलतानांवर बोलल्यावर फक्त मौलाना मोहसिन, अमजद किंवा रईसभाई हेच लोक फक्त रस्त्यावर येतील असा त्यांचा गैरसमज होता. षडयंत्र काय आहे टिपू सुलतानांविषयी बोलण्याच्या मागचं? षडयंत्र हे आहे की टिपू सुलतानांना बोललं की त्यांना असं वाटलं की मुसलमान प्रतिक्रियेत जाईल आणि मुसलमान प्रतिक्रियेत गेला तर मग हिंदू मुसलमानाचा मसला खडा करून आम्हाला आमचं इप्सित जे आहे ते साध्य करता येईल, हे त्यांचं नियोजन होतं. पण त्यांना आता हळूहळू कळायला लागलं आहे की बाबांनो, तुमच्याच पॅरलल चालणारं आणि तुमच्यापेक्षा अधिक गतीनं चालणारं एक संघटन माननीय वामन मेश्राम साहेबांनी बनवलेलं आहे. आणि त्या संघटनेनं तुरंत प्लॅनिंग बनवलं की या आंदोलनाला आम्ही आमच्या बॅनरवरती चालवू. बहुजन क्रांती मोर्चा असेल, छत्रपती क्रांती सेना असेल आणि बहुजन मुक्ती पार्टी असेल, या बॅनरवरती हे आंदोलन घेण्याच्या मागचा उद्देश जो आहे, हे आंदोलन आम्ही पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या आंदोलनावर बॅनरवर जर घेतला तर काय झालं असतं? त्यांना माहिती झालं हे तर टिपू सुलतान तेच म्हणतील. मौलाना साहेब जर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाच्या माध्यमातून घेतलं असतं, त्यांना वाटलं असतं अरे टिपू सुलतान त्यांचाच आहे. हे चौकातल्या लोकांना पण वाटलं असतं यांचाच आहे, यांना बोललं तर राग आला. या माध्यमातून आपल्याला संदेश द्यायचा आहे की टिपू सुलतान आमचा आहे आणि आम्हाला राग आलाय आणि आता आमच्या भानगडीत पडू नका. तर आता आम्ही ठरवलेलं आहे, आम्ही एकत्र आहोत. आम्ही SC ST OBC मायनॉरिटी आम्ही एकत्र आहोत आणि आम्ही एकत्र येऊन ही लढाई लढणार आहोत. आणि कधीपर्यंत लढणार आहोत? जोपर्यंत त्याच्यावरती गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत. देवेंद्र फडणवीस जे बोललेलं आहे, देवेंद्र फडणवीसवर जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही
जोपर्यंत त्याच्यावरती कारवाई होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन जे आहे ते कंटिन्यू चालू राहील. महाराष्ट्रभरात आज पहिल्या फेजमध्ये आपण आहोत. हा पहिला फेज आहे. आज आपण धरणे आंदोलन करतोय. येणाऱ्या काळात जर का त्याच्यावरती कारवाई झाली नाही तर येणाऱ्या काळात आम्हाला जेलभरो देखील करावं लागेल. आमच्या लोकांनी तयारीत राहिलं पाहिजे. ही अधिक कठीची लढाई आहे. हा शेवटची लढाई आहे आणि याच्यात आम्ही तत्पर राहिलं पाहिजे, तयार राहिलं पाहिजे. आमची हत्यारं गंजता कामा नये. आमचं होतं काय माहिती आहे का? आमचं होतं असं की आम्ही एका लढाईत उतरतो आमच्याच बाई. ती लढाई संपली आमची तलवार आम्ही डोक्यात ठेवतो आणि त्याच्यानंतर मग पुढच्या लढाईला डायरेक्ट तलवार काढतो. ये चलनेवाला नाही आहे. आम्हाला लढाई जी आहे ती सातत्याने. तुकाराम महाराजांची आज जयंती. तुकाराम महाराज म्हणतात रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग. आम्हाला युद्धाचा प्रसंग आहे रात्रंदिवस. आमच्या विरोधात षडयंत्र जे आहेत ते खूप मोठ्या प्रमाणात चाललेले आहे. ते षडयंत्र ओळखायला आमच्या लोकांनी शिकलं पाहिजे आणि ते शिकण्यासाठी आज आपण या ठिकाणी जे जमलेलो आहोत सगळे लोक, आपल्या सर्व लोकांना माझी विनंती आहे की या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात साथ सहयोग तुम्ही करा आणि साथ सहयोग करून हे आंदोलन सफल. आम्हाला सगळ्यात जास्त काय आवडत असेल तर महापुरुषांची बदनामी. ते का करतात बदनामी? त्यांना आमच्या प्रेरणा मारायच्या. ब्राह्मण त्या बदनामी करतात. ते बदनामी करण्याच्या मागचं त्यांचं षडयंत्र काय आहे? त्यांना आमच्या समोरच्या प्रेरणा नष्ट करायच्या असतात. टिपू सुलतान जर का आमची प्रेरणा झाली तर आम्ही सर्व एकत्र येऊ आणि एकत्र येऊन अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात लढू. ही प्रेरणा मारायची आहे तर मग टिपू सुलतानची बदनामी करा. छत्रपती शिवराय आमची प्रेरणा आहे, त्यांची बदनामी करा. कारण ते जर का आम्हाला समजले तर आम्ही एकत्र येऊ. छत्रपती संभाजी महाराजांची बदनामी केली, ते जर का समजले तर आम्ही एकत्र येऊ. ज्योतिराव फुलेंची बदनामी केली, ते जर का आम्हाला समजले तर आम्ही एकत्र येऊ. या सगळ्या गोष्टीमुळे बामणं जे आहेत ते बदनामी करतात. आमच्या लोकांना वाटतं बामणं सहज बोलून जातात. सहज नाही बोलत. त्यांना आमच्या प्रेरणा नष्ट करायच्या आहेत आणि ज्यांच्या समोर प्रेरणा नसते ते लोक इतिहास घडवू शकत नाही. ते लोक लढाई लढू शकत नाही. इससे पहले हमारे भाई ने बोला कि फडणवीस जो है वो बेहतरीन आरएसएस का एक कैडर है और ब्राह्मणवाद से ताल्लुक रखता है, इसीलिए उसने इतनी बड़ी बात बोलने के लिए वेल सेट प्लान से ये काम किया गया है ताकि मुसलमान रोडों पे आए और धरना करें और दंगे भड़के, जैसे कि ब्राह्मणों ने इतने सालों से बरसों से दंगे भड़काते हुए आए हैं. इस मुल्क का इतिहास है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अभी तक भी. त्रिपुरा का दंगा ले लीजिए, मुसलमानों की 22 मस्जिदों को जला दिया गया. ये हमारे लिए एक सवालिया निशान था. अगर संविधान, जैसे कि एक मेरे भाई ने कहा, संविधान अगर पूरे तरीके से है, मैं इसके थोड़ा सा पीछे जाके कहूँगा कि संविधान जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने, इन्होंने हम पे बहुत बड़ा काम करके संविधान हमारे हाथ दिया था. पर अफसोस की बात यह है कि वो संविधान लेने के बाद हम उसमें इतने मशगूल हो गए कि वो पूरा संविधान इम्प्लीमेंट भी कर नहीं पाए. ये इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी था पूरा संविधान. ये ब्राह्मणों को मालूम था कि ये संविधान तो लागू हो जाएगा पर उसके बाद षड्यंत्री दिमाग और यहूदियों की चाल और उनके फरेब मक्र के साथ में हम ये पूरा संविधान इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे. इस पे उन्होंने काफी मेहनत की थी, काफी मेहनत की. मेहनत 1925 से वो मेहनत करते करते आए. उनको मालूम था ये ST SC OBC के लोग जो थोड़ी नौकरियां पाकर खुश हो गए हैं, ये हमारे सरों पे बैठना चाहते हैं. कल तक ये जब हम इन पे रूल करते थे, हुकूमत करते थे और ये हमारे बराबर भी नहीं थे, जिनको हमने अपना गुलाम बना के रखा, ये आप हमारी बराबरी को हो गए. यही वो संविधान है जिसके कारण ये काम हुआ है. हमको इस संविधान के पीछे लगना पड़ेगा. इस संविधान के पीछे लगकर इसको पूरे तरीके से डिमोलिश करना पड़ेगा. इसलिए आप देखिए बार बार ये अमल वो लोग करते हैं. कभी जंतर मंतर के ऊपर ओपन में संविधान जलाते हैं, कभी ये कहते हैं कि दूसरा नया संविधान बनके तैयार है, ऐसा वो कहते हैं. और अभी कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट है, कुछ दिन पहले की है जी, एक बहुत बड़ी सभा ली गई और उसमें ये फैसला हुआ कि शायद गवर्नमेंट पे प्रेशर लाने के लिए, ये असल में ढोंग है, वो कहते हैं दिखाने के लिए. उन्होंने ये सभा कह के ये डिक्लेयर किया कि शायद हमको ही पब्लिक को बाहर निकलकर गवर्नमेंट पे ये प्रेशर लाना पड़ेगा कि अनकरीब इस संविधान को
खत्म किया जाए और इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये डिक्लेयर हुआ अभी 4 दिन पहले की बात है। जस्टिस लोया, हेमंत करकरे और संजू भट्ट जैसे बहुत कम लोग हैं। एक बड़ा तबका बिक चुका है। जुडिशरी के अंदर बहुत सारे लोगों को डाल दिया गया है। जुडिशरी भी पूरे तरीके से कमजोर चल रही है। इसलिए डिपार्टमेंट के सभी लोगों को हमको बुरा कह के नहीं जमेगा। इसमें आज भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। जब तक ये अच्छे लोग हैं, जब तक ये रहेगा। ये इन्हीं लोगों के ऊपर प्रेशर लाके इन्हीं लोगों से काम लेते हैं। जैसे कि मैंने तीनों लोगों का नाम बताया, आज भी ऐसे लोग इनके अंदर है। इसीलिए पूरे तरीके से क्या नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये बात सच है कि संविधान कमजोर किया जा रहा है। संविधान को खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है। डिपार्टमेंटों का रोल ये रहा है कि डिपार्टमेंट असल में एक फिल्म थी, उसके अंदर एक रोल था लोगों को ये जो बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, असल में वो जानते नहीं है ये संविधान के खत्म करने के बाद उनकी हालत क्या हो जाएगी और वो किस हालत में रहेंगे। असल में वो हिंदू राष्ट्र कह के उसको हिंदू राष्ट्र का गांजा पिला दिए। ये गांजे का नशा है। असल में वो ये नहीं समझ पा रहे कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये असल में ब्राह्मण राष्ट्र है। ये जैसे कि हमारे शिवाजी महाराज का पूरा के पूरा राज्य खत्म करके पेशवाई राज लाया गया था, ये वही राज है। इसको हमको खुद को पहले समझना पड़ेगा, इनकी चालों को समझना पड़ेगा। हम लोग अगर आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही तलमलते रहे, तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे। अभी हम देखिए, ST SC OBC का एक बहुत बड़ा नेता था जो बहुत पावरफुल भी था, जो देवेंद्र फडणवीस के अपोजिशन में खड़ा था। नाम था उसका एकनाथराव खड़से। एकनाथराव खड़से जैसा ब्राह्मणों को लगा कि एकनाथराव खड़से अनकरीब ये इस लेवल में आ जाएगा कि महाराष्ट्र की हुकूमत पावर उसके हाथ देना पड़ेगी, तो उसने क्या किए, इसका दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट है डायरेक्ट, ऐसा करके एक जमीन घोटाले में उसका नाम लेकर ऐसा वैसा उल्टा पुल्टे इल्जाम लगा के हमारे ST SC OBC के जो एकनाथराव खड़से थे, जो अभी इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए हैं, उनको क्या किया, हटा दिया वहां से। यही वो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस असल में एक शार्प शूटर है। ये RSS की तंजीम का एक बेहतरीन लीडर है। RSS कभी भी बीजेपी के अंदर किसी आम आदमी को सत्ता नहीं देंगे, ये आपको नोट करना पड़ेगा। जो उसका बेहतरीन कैडर होगा, जो बेहतरीन शार्प शूटर होगा, उसी के हाथ में हुकूमत आएगी। वो ST SC OBC मुसलमानों को, सरदारों को और दूसरी जातों को, समाजों को सिर्फ यूटिलाइज करेगी, हकीकत में वो उनकी फेवर में नहीं है। ये बात हमको समझना पड़ेगी इसकी कि ये हमको कैसे यूज करते हैं। मुल्क के अंदर दंगे कराकर और मुसलमानों को स्पेशल टारगेट करके, क्योंकि मुस्लिम ही एक ऐसी कौम है ये जो मानते हैं, जो हम कहते हैं हम 85% है, ये बिल्कुल 16 आने सच बात है। ये 85% से जो लोग मसावात, इक्वलिटी जो थी, जिसके मसावात के कारण जिन लोगों ने इस्लाम धर्म लिया, इस्लाम धर्म के अंदर जो बराबरी थी, इससे इंप्रेस होकर वो इस्लाम धर्म के अंदर गए, ये आज भी आपको देखने को मिलेगा। ये कैसे काम हुआ, अब थोड़ा पनवेल का समय पड़ेगा। आपको मैं एक बात बताऊं, देश आजाद हुआ, मैं पनवेल के एरिया का ही रहने वाला हूँ। एक कॉलेज के पास कुछ हमारे आदिवासी भाई रहते थे, वो आज भी 35-40 साल के बाद भी, आज भी मेरे को 35 साल पहले की बात याद है, 86 के दंगे की पहले की बातें भी याद है। आज भी वो आदिवासी फैमिली आज भी उसी जगह पे, उसी हाल में है। इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये उल्टा बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे भागे हुए गुलाम हैं, ये जो हमने बरसों जिन पे राज किया, जिनको मुगलों ने, मुसलमानों ने, हुकूमतों ने, अंग्रेजों ने हमारे ताबे से छीन लिया, ये अब फिर से चांस आया है कि हम इनको अपना गुलाम बना दें, फिर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बोल के घोषित करें। असल में ये ब्राह्मण राष्ट्र है।
ऐसा बोल के वो लोग उसके ऊपर इस मिशन पे काम कर रहे हैं। ये वो हमारे प्रॉब्लम है, ये हमारे प्रॉब्लम है, ये हमारा दुखड़ा है। अब सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि भाई जैसे बताया, मैं भी कहता हूँ, जितना संविधान को रखकर जितना काम संविधान से हो रहा है उतना काम संविधान से करेंगे। जब तक आप संविधान को रखना चाहते हैं, हम भी संविधान से काम करेंगे। आप संविधान ही नहीं रखना चाहते तो आपका रह के नहीं रह के मतलब ही क्या है? फिर यकीन मानो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये 3.5% को साफ करना कुछ बहुत बड़ा मसला नहीं है। हम 3.5% को ऐसा चाहेंगे जैसे खाने के बाद पहले लोग स्टार्टर लेते हैं, ऐसा हम नहीं लेंगे। 3.5% को छापना कौन सी बड़ी बात है कि हमारे 3.5% है ना, वो भी सबसे बड़ा अमल इसमें ये है कि हम लोग इसके पहले 3.5% कहाँ रहते, किधर रहते, कहाँ खाते, कहाँ घूमते, कहाँ जॉगिंग करते, कहाँ व्यायाम करते, किस महफिल में जाते, कितने बजे उठते, कितने बजे सोते, सब की डिटेल निकाल के रखते हैं जी। जैसे आपने संविधान पे हमला किया और ये डिक्लेयर किया कि आज से ST SC OBC माइनॉरिटी TNT और मुसलमानों की पावर नहीं है, ये खत्म हो गया, आज से ये ब्राह्मणों का राज है, उसी दिन से हम भी अपने सरों पे कफन बांध के और अपने बुजुर्गों के सामान को साफ करके बाहर निकल जाएंगे। हम लोग बाहर निकलेंगे, उसके बाद फिर 3.5 दिन में ही फैसला हो जाएगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, क्या हुआ, क्या गलती हुई। असल में गलती ये हुई है आपसे कि आप संविधान को पूरा लागू करो। जो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये हमारी जो आइडियोलॉजी थी, संविधान की आइडियोलॉजी थी, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी थी, जिए और जीने दो, ये आप रखे बरकरार, आप बरकरार रखे इसको। आप कहेंगे कि नहीं हम ही जिएंगे, आप गुलाम रहेंगे, आप यहूदियों की आइडियोलॉजी ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हम ही रूलर हैं, हमारे पास में डायरेक्ट भगवान का मैसेज आता है, आपको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हम क्या पागल भी गले के जी? हम क्या पागल हैं? हमारे को आड़े टेढ़े बातें कह के, उल्टे पुल्टे किस्से कहानियां सुना के कहीं एड़ा बनाना चाहते हैं जी। हम एड़ा नहीं बनेंगे मेरे भाई। अब हम जो है, हमने भी ये चीज को सुना है, समझा है, पढ़ा है और हमारे बुजुर्गों ने ये बताया है हमको। मैंने माना कि तुमने हमारे बहुत सारे चाहने वालों को, हमारे बुजुर्गों को शहीद कर दिया, अभी भी तुम करने का काम कर रहे हैं। आपने राम पुण्यानी साहब जैसे इतिहासकार को भी दम दिया कि अपना मुंह बंद रखे वरना हम आपको गोली मारेंगे। हमको मालूम है आप जस्टिस लोया के भी पीछे पड़े हुए हैं, पर ध्यान रखिए जी, हम लोग जो है, हम में से उन्होंने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने और कई समाज सेवकों ने, ST SC OBC के लोगों ने, अब हजारों लाखों की तादाद में कई लोग ऐसे खड़े कर दिए जी जो हमारे लिए रहनुमाई करेंगे, हमारी रहबरी करेंगे। आप इससे आगा रहे, आप इससे आगा रहे कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमको कह के गए हैं, आज भी हमारे कान में वो बात क्लियर है कि इधर की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये संविधान को छूने और हमारे बुजुर्गों को तकलीफ देने के बाद में हम यही फैसले की तरफ जाना पसंद करेंगे। मीडिया बहुत बड़ी लेवल पे कवर नहीं करती क्योंकि मीडिया आपकी है, आप हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, आप नेशनल लेवल के ऊपर हमको नहीं आने देना चाहते हैं, पर हम यकीन मानो हम भी रूड लेवल के इंसान हैं। हम बड़े से बड़े दर्द की जड़ों को काटना जानते हैं, हम उसको सुखाना जानते हैं। आप बहुत बड़े बरगद की तरह हो गए होंगे, मुमकिन है ऐसा होगा। आपकी 100-125 से ज्यादा माध्यम से चलने वाली चैनलें होंगी, आपके बहुत सारे विंग होंगे, पर काफी है हमारे को इस विंग को साफ करने के लिए। कहाँ पर वार करना है ये हमको हमारे बुजुर्गों ने बता के गए हैं, हम बिल्कुल इस पे अमल करेंगे।
अमल करने के बाद एक अच्छा रिजल्ट लाएंगे। देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे कि अभी के हमारे सीएम से पीएम बने हुए नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने एक नरसंहार करके दिखाया, एक जेनोसाइड करके दिखाया। इसको आप लोग भी दंगल की शक्ल मत दीजिए। ये दंगल ऐसे नहीं होते, ये राइट्स ऐसे नहीं होते। राइट्स के अंदर दो साइड से बराबर का वार होता है, दोनों साइड से नुकसान होता है। इसके अंदर ये हुआ कि इसके अंदर एक बच्चे के आंख पे पेट्रोल डाल के उसको माचिस लगा दी गई। एक 9 महीने की हामिला का पेट चीरकर उसके बच्चे को नेज़े पे उठाया गया, तलवार पे उठाया गया। ये नरसंहार था मुसलमानों का। ये नरेंद्र मोदी ने इस नरसंहार को करके ये आरएसएस की नजर में एक अच्छा मकाम पाया, तो नरेंद्र मोदी को सीएम से पीएम बना दिया गया। ऐसा ही लगता है फडणवीस साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी कुछ बड़े से बड़ा करके दिखाऊं, बोल के दिखाऊं, ताकि मैं भी क्या हो जाऊं, एक आरएसएस की नजर में मैं बड़ा स्टार हो जाऊं और भी बड़ा हो जाऊं, ताकि मेरे भी मकामात बढ़े। पर हम लोग ये नहीं होने देंगे। हम और कौमों के साथ मिलकर साथ में जो हमने 85% से थोड़े लोग आपने हमसे कुछ लोग छीने हैं जो पैसे की लालच में गए हैं। ये अनकरीब जैसे मेरे भाई ने बताया कि किसी भी मिशन को जब पूरा कर दिया जाता है तो गद्दारों की हालत बहुत बुरी कर दी जाती है। ये वो गद्दार सुने जो गद्दार आपको मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह ऐलानिया सपोर्ट करता हूं कि जब भी संविधान पे, जब भी इस भारत मुल्क पे कोई आफत आएगी, आप हमको अपनी सफों में बराबर पाओगे, बराबर पाओगे। हम अपनी सफों से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जब भी इस मुल्क में अपनी गर्दनें देनी होंगी। हे ब्राह्मणवादी लोकांना हिसकवण्यासाठी, दंगा करण्यासाठी प्रेरित करीत असतात, परंतु माननीय वामन मेश्राम साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज संपूर्ण बहुजन समाज एकत्र झालेला आहे आणि या ब्राह्मणवाद्यांच्या नाकावर हजारो वर्षापासून चालू आहे आणि आजपर्यंत ती संपलेली नाही। हे ब्राह्मणवादी लोकांना हिसकवण्यासाठी, दंगा करण्यासाठी प्रेरित करीत असतात, परंतु माननीय वामन मेश्राम साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज संपूर्ण बहुजन समाज एकत्र झालेला आहे आणि या ब्राह्मणवाद्यांच्या नाकावर टिचून आज संपूर्ण देशभरामध्ये आपण आमच्या महापुरुषांच्या विरोधात जेव्हा जेव्हा हे ब्राह्मणवादी लोक अपशब्द वापरतात, गलिच्छ लिहितात, यांच्या विरोधामध्ये आपलं संघटन बहुजन क्रांती मोर्चा, छत्रपती क्रांती सेना आणि या सामाजिक संघटनेला एक राजकीय नेतृत्व देण्यासाठी बहुजन मुक्ती पार्टी ही सतत बहुजन समाजाच्या सोबत आहे। वेळोवेळी महापुरुषांची बदनामी केली जाते, मग आम्ही प्रत्येक वेळेचं किती सहन करायचं। आता आमचा बहुजन समाज जागा झालेला आहे। आमच्या छत्रपती शिवरायांची बदनामी वेळोवेळी करण्यात आलेली आहे। मी तुम्हाला इथे सांगू इच्छितो, इतिहास घडवला मावळ्यांनी आणि इतिहास लिहिला कावळ्यांनी। आता याच्या पुढे या संघटनांचा कधी कोणताही अपप्रचार किंवा आमची महामानवांची बदनामी खपून घेतली जाणार नाही। अरे वो क्या उठाएंगे तलवार, उनके बाजुओं में जोर नहीं। अरे वो क्या चलाएंगे गोली, जिनके सीने में दम नहीं। लड़ते बेजुबानों से, कभी मूल निवासी भाइयों से लड़के थे, देखो खंजीर भी तुम्हारे और टुकड़े भी तुम्हारे। आम्ही आता इथे जमलेलो आहे, याची प्रत्येक पनवेलकरांनी नोंद घ्यावी की हिंदू आणि मुसलमान असे काही गट नाही, हे आमचेच भाऊ आहेत।
आमच्या कर्मकांडाला कंटाळून इकडचे मातेवानी यांचा दरबार तर केलेला आहे, पण यांचा आणि आमचा डीएनए हा एकच आहे हे मी सांगून ठेवतो. राखी गडीच्या डीएनएच्या ह्याच्यातनं हे ब्राह्मणांचं डीएनए हे काळा समुद्र 3 वाजता आता इन्शाल्लाह येणार आहेत. तर त्याला आम्ही हे व्यक्त करतो की जे आंदोलन ठेवलेलं आहे हे आंदोलन आम्ही करायला पाहिजे होतं, मगर बहुजन क्रांती मोर्चाने ठेवलं, त्यांचे आम्ही धन्यवाद करतो. त्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत. आमची व्यक्त करतोय की आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. त्याचा बोलतून काय भाईचारा हम लोग आखिर तक रखेंगे. आयोजकों ने मुझे बोलने की संधि दी, इसके लिए आपका शुक्रिया. जिस तरीके से हमने ये 2 साल के अंदर कोरोना के साथ में लड़ते हुए एकजुट होकर सारी जो है पॉलिसीज को अपनाया, हमने मास्क भी लगाए, हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई भी खाई, हमने उससे इलाज के लिए वो ना हमारे करीब आए बोलकर हमने जो एंटीडॉट भी लिया. क्या हमने इस मनुवाद से अपने लोगों को बचाने के लिए क्या हमने प्रोटेक्शन लिया? क्या हमने मास्क लगाया? ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है. हम मूल निवासी होते हुए आज हमारे बारे में डिसाइड करने वाले ये चंद बीमार लोग, ये जो ज़हनी तौर पर बीमार हो गए हैं, कुछ लोगों को, कुछ बहुजन माइनॉरिटीज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं. और ये लोग ये सोच रहे हैं थोड़ी सी दौलत और थोड़ी सी शोहरत लेकर ये खुश हो रहे. ये बात नहीं जान रहे, ये इस्तेमाल खत्म होने के बाद में इनके साथ भी वही करेंगे जो ये बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं.